एक दिन पंजाब पुलिस को कहीं से टिप मिलती है और उन्हें लगता है कि प्रदीप का और विजय का किसी आतंकवादी संगठन से कि जिस एयरपोर्ट पे कभी प्रदीप लगभग अधमरी हालत में पहुंचा था, आज उसी जगह पर क्योंकि इसकी सांसें चल रही थी और आनन फानन में इसकी जान बचाने के लिए इसे ले जाया जाता है अस्पताल। जब नाश मनुज पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन है रश्मिरथी महाकाव्य की और आज की जो कहानी है वो इसे पूर्ण रूप से प्रमाणित भी करती है। साल था 1996 का। पंजाब में रहने वाले दो भाई जिन्हें पंजाब पुलिस के सितम दिल्ली खींच लाए थे। ये दोनों एक ऐसे कारनामे को अंजाम देने वाले थे जो आपकी और मेरी सोच से मीलों परे और हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होगा। इन दोनों की नज़रें थी ब्रिटिश एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट बोइंग 747 पे। मगर सवाल सिर्फ एक, क्यों उठाना पड़ा इन्हें ये कदम? कोई मजबूरी थी या थी कोई साजिश? अब आप लोगों को शायद अपनी पहली हवाई यात्रा याद हो, पहली फ्लाइट। मगर फ़र्ज़ करें अगर वो हवाई यात्रा आपको हवाई जहाज़ के अंदर नहीं कहीं बाहर बैठ के तय करनी होती तो क्या स्थिति बनती आपकी और कैसा महसूस करते आप? करीब 40,000 फीट की ऊंचाई, 850 किलोमीटर प्रति घंटे की भीषण रफ्तार से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज और बाहर का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। गुरदास मान से लेके दिलजीत दोसांझ और मिल्खा सिंह से लेके दारा सिंह, ये सभी लोग आते हैं एक ऐसे राज्य से जिसका नाम है पंजाब। मगर इस पंजाब का एक दूसरा चेहरा भी है। आप और मैं उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। साल था 1996 का और पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे। पंजाब अपने आप को पटरी पे वापस लाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। लेकिन अब भी पंजाब में उग्रवाद और मिलिटेंसी जिंदा थी और इसीलिए पंजाब पुलिस अपने काम को मुस्तैदी से और सख्ती से अंजाम दे रही थी। इसी पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते थे दो भाई, प्रदीप सैनी उम्र 23 साल और विजय सैनी उम्र 19 साल। दोनों अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके थे और एक कार मैकेनिक शॉप पे, एक कार गैराज पे काम किया करते थे। इनके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे और अपने काम में निपुण थे। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, शादी भी होने वाली थी कुछ समय में और दोनों की उम्र ज़्यादा थी नहीं, तो सपना था अपना खुद का गैराज खोलने का। मगर अचानक एक दिन पंजाब पुलिस को कहीं से टिप मिलती है और उन्हें लगता है कि प्रदीप का और विजय का किसी आतंकवादी संगठन से कुछ ताल्लुक। अब ऐसे में पंजाब पुलिस इन दोनों भाइयों को और इनके परिवार वालों को परेशान करने लगती है। कभी भी पूछताछ होती है। अब ये दोनों भाई अपनी कई बार बेगुनाही का सबूत देते हैं, कहते हैं कि हमारा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। माँ बाप कहते हैं कि हम कई दशकों से इस गांव में रह रहे हैं और हम इन सब चीज़ों में कुछ ताल्लुक नहीं रखते, हमें इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं। लेकिन इसी के चलते प्रदीप को और विजय को उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाता है। अब प्रदीप बड़ा भाई ये बात समझ जाता है कि आतंकवादी का साथी का ठप्पा लगना अपने आप में एक बहुत गहरा इल्ज़ाम, पुलिस इन्हें अब कभी भी उठा के अंदर कर सकती थी। तो अब दोनों भाई मजबूर हैं, खौफ में, डर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों से, परिवार वालों से बात करते हैं, मान मनव्वल होता है तो उन्हें सुझाव मिलता है कि क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए इस देश को अलविदा कहकर किसी दूसरे देश चला जाए। और इत्तेफाक से इन दोनों के जानने वाले लंदन में रहा करते थे। दोनों भाई जानकारी जुटाना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि लंदन जाने के तो बहुत पैसे लगते हैं और इनके पास ना तो पासपोर्ट था, वीज़ा और टिकट का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। अब ऐसे में होता क्या है, इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है एक तस्कर से
वो कहता है तुम्हें गैरकानूनी तरीके से पंजाब से या भारत से एक दूसरे देश पहुंचाएंगे और वहां से तुम पहुंच जाओगे लंदन। और अभी कुछ ही समय पहले इस विषय पे एक सिनेमा भी आया था, शाहरुख खान उसमें मुख्य किरदार निभा रहे थे। मूवी का नाम था डंकी, आप लोगों ने शायद देखी हो। अब दोनों भाई उस जमाने में इस तस्कर को कहीं से 150 पाउंड की जुगाड़ करके उसे एडवांस देते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इसी रात पंजाब पुलिस इन दोनों भाइयों के घर पे आती है और इन पे बहुत ज्यादती करती है और दोनों भाइयों को उसी रात मजबूरन वश पंजाब से दिल्ली रवाना होना पड़ता है। और अब जो इनके मन में लंदन जाने का इरादा था वो और भी मजबूत हो जाता है। अब दिल्ली आने के बाद ये दोनों भाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चक्कर लगाना शुरू करते हैं और एक तरीके से रैकी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। देखते हैं कि यहाँ कैसे एंट्री हो सकती है, कैसे अंदर जाया जा सकता है। अब इन्होंने देखा कि सीधे तरीके से अंदर जाने का तो शायद सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर गेट पे, हर द्वार पे पुलिस है, फोर्स है। अब इन्होंने एयरपोर्ट के परिसर के चक्कर लगाना शुरू किया। एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कौन सी गाड़ी अंदर जाती है हवाई अड्डे के और कौन सी गाड़ी बाहर आती है, इन सभी चीज़ों पे निगरानी रखते हैं। ये सिलसिला करीब 10 दिनों तक चलता है और इसके बाद 11वें दिन इन्हें एक चीज़ दिखती है या एक जगह दिखती है जहाँ पर हवाई अड्डे पे दीवारें उतनी ऊंची थी नहीं और वहाँ से रात के अंधेरे में उसे फलांग कर दाखिल हुआ जा सकता था। और 11वें दिन की रात ये दोनों भाई अपने आप को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर के अंदर पाते हैं। अब करीब 23 घंटे बीतते हैं और इनकी आंखों के सामने आता है वो मंजर जिसका इंतजार ये दोनों भाई पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से कर रहे थे। ब्रिटिश एयरवेज की लंदन जाने वाली वो फ्लाइट बोइंग 747, शाम का समय था। ये दोनों भाई खुद को तमाम लोगों की नज़रों से बचाते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? हवाई जहाज़ के निचले हिस्से पे। उन्हें पूरी जानकारी थी ही और देखते ही देखते प्रदीप अपने आप को छुपा लेता है उल्टे हाथ के लैंडिंग गियर में और विजय अपने आप को छुपा लेता है सीधे हाथ के लैंडिंग गियर पे। अब लैंडिंग गियर आपने देखा होगा, जब प्लेन या हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो हवा में कुछ ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उसके टायर अंदर आ जाते हैं और वो जगह अपने आप बंद हो जाती है। उस जगह को लैंडिंग गियर कहा जाता है। लैंडिंग गियर की एक खासियत होती है कि उसमें इतनी जगह रहती है कि एक आदमी वहाँ पे आराम से बैठ सकता है। अब हालांकि ये जगह इसलिए बनाई जाती है कि वहाँ पे आराम से बैठ के कभी मरम्मत करनी हो तो वो करी जा सके, लेकिन ये दोनों भाई उस जगह का इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए करते हैं। अब अपनी मंजिल से इतना करीब 23 और 19 साल के दो लड़के जिनके पास न पासपोर्ट है न वीज़ा है, लंदन जाने को अग्रसर थे। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आगे एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी समस्या इनका इंतज़ार कर रही थी जिसके बारे में ये दोनों भाई सोच भी नहीं सकते। हवाई जहाज़ थोड़ी रफ्तार पकड़ता है, उसके पहिए अपने आप लैंडिंग गियर में बंद होते हैं और ये दोनों भाई इस लैंडिंग गियर में छुपे हुए हैं। जैसे ही पहिए अंदर आए तो वो पहला पल था जब ये दोनों समझ चुके थे कि इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पहिए इस कदर गर्म थे इनका पूरा शरीर झुलस जाता है। और अब ये दोनों भाई लंदन जाने के लिए तैयार तो थे लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। लंदन की दूरी करीब 10 घंटे में तय की जानी थी। करीब 6,744 किलोमीटर का सफ़र, मतलब 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ ये हवाई जहाज़। और इस सफ़र के दौरान इस हवाई जहाज़ ने जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पकड़ी वो थी करीब 40,000 फीट, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी करीब 10,000 फीट ऊपर। अब आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई माउंट एवरेस्ट पे जाता है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हवा का दबाव इतना कम होता है। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं, ऑक्सीजन किसी प्रकार में मौजूद नहीं है, तो वहाँ से ज़िंदा बचकर वापस आना लगभग असंभव। और यहाँ पर तो ये हवाई जहाज़ उससे भी करीब 10,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था और इन दोनों भाइयों के पास ना ऑक्सीजन था, ना ही पायलट को और कैबिन क्रू को इस बात के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि ये दोनों भाई सब लोगों की नज़रों से छुपकर यहाँ बैठे थे। अब ये दोनों भाई किसी तरह अपने आप को लैंडिंग गियर में छुपाए रखते हैं, क्योंकि करें तो करें क्या, बाहर का तापमान इसी बीच हो जाता है -60 डिग्री सेल्सियस। सुनने में शायद ये बहुत आसान लगे, लेकिन -60 डिग्री सेल्सियस किसी भी इंसान का नॉर्मल तरीके से ज़िंदा रहना लगभग असंभव। और
इंजन से आती हुई वो आवाज़ जो आपके या मेरे कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन जैसे तैसे 10 घंटे बीतते हैं और प्लेन अब धीरे धीरे लैंडिंग के लिए अपने आप को तैयार करता है और करीब 9:50 पे सुबह ये हवाई जहाज़ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अब जैसे ही पहले ग्राउंड स्टाफ का सदस्य हवाई जहाज़ के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि एक आदमी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ठिठुर रहा है डर के कारण और दर्द के कारण करहा रहा है। पहले तो वो दंग रह जाता है, लेकिन खैर आसपास की सिक्योरिटी को ग्राउंड स्टाफ को इत्तला किया जाता है और फटाफट एम्बुलेंस बुलाई जाती है, क्योंकि इसकी सांसें चल रही थी और आनन फानन में इसकी जान बचाने के लिए इसे ले जाया जाता है अस्पताल। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या, इस प्लेन से मिला सिर्फ एक शख्स। बहरहाल डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे इसकी तबीयत में सुधार आता है और अब जैसे ही होश आया तो पूछताछ जारी होती है। तो जो सबसे पहला सवाल आना चाहिए था वो आना चाहिए था पुलिस की तरफ से, लेकिन पहला सवाल आता है इस व्यक्ति की तरफ से, और वो सवाल क्या कि मेरा भाई कहाँ है। डॉक्टर और पुलिस इस सवाल को सुनकर सहम जाते हैं और अब पूरी कहानी सामने आती है। बताता है कि दिल्ली से हम 2 भाई चले थे, अलग अलग लैंडिंग गियर में हमने अपने आप को छुपा लिया था, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि कितनी तेज़ हवाएं होंगी, एक तरीके से भूकंप जैसा माहौल। और अब ये बताता है जैसे ही हम लैंडिंग गियर में पहुँचे, कुछ दूर ऊपर उड़ने के बाद मुझे हुआ क्या मुझे कुछ भी याद नहीं है और एक टाइम के बाद मैं बेसुध हो गया। एक दूसरे को इन्होंने आखिरी बार दिल्ली हवाई अड्डे पे देखा था। अब डॉक्टर ये बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक सवाल, ऐसी भीषण और विषम परिस्थिति के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर थी। लेकिन जैसा कहा जाता है, जाको उड़ा के साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। और इसी बीच लंदन पुलिस को मिलती है एक लाश, एक गुमनाम लाश, हीथ्रो एयरपोर्ट से करीब 8 मील दूर। उस लाश का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इस आदमी की मौत दिमाग फटने से और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। ये बात अस्पताल तक पहुंचती है और इस लड़के को उस मरने वाले की तस्वीर दिखाई जाती है तो ये कहता है कि ये मेरा छोटा भाई विजय है। मतलब जो आदमी इस भीषण और विषम परिस्थिति के बाद भी चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया था, वो था प्रदीप सैनी। और अब प्रदीप लंदन पहुंच तो गया था, लेकिन उसको सिर्फ इस बात का दुख था कि दिल्ली से ये 2 भाई चले थे। एक ने अपने आप को एक लैंडिंग गियर में छुपाया, दूसरे ने दूसरे में, लेकिन लंदन तक पहुंच पाया सिर्फ एक, और एक भाई ने अपना दम तोड़ दिया। मगर इधर एक दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रदीप लंदन पहुंच तो गया था लेकिन गैरकानूनी तरीके से, और वहीं लैंडिंग गियर में छुपकर। तो कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था। अब उसके ऊपर एक मुकदमा दायर होता है। लेकिन अब प्रदीप कहता है कि मेरी जान पे खतरा था और हमारे पास कोई और दूसरा चारा था नहीं, तो अब हमें मजबूरन वश इस हवाई जहाज़ में इस तरीके से यहाँ आना पड़ा। प्रदीप की ये दलील थी कि मानवीय आधार पर मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए, क्योंकि अब आप लोग मुझे अगर वापस पहुँचा देंगे तो शायद मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जेल में काटनी पड़े और शायद जाते जाते मैं अपना दम भी तोड़ दूँ। तो करीब 18 साल बीत जाते हैं और आता है 2014। दलील क्या थी इस केस की कि एक नौजवान अपने भाई के साथ एक देश से दूसरे देश आता है। अपनी जान बचाने के लिए पैसे थे नहीं, रास्ता था नहीं, अपनी जान को जोखिम में डालता है। हालांकि ये गैरकानूनी तो था, मगर इसके बावजूद ये काम करना किसी भी आम आदमी के लिए लगभग असंभव। प्रदीप की इच्छा शक्ति और उसके भाई के बलिदान को लंदन का कोर्ट सलाम करता है और आता है वो ऐतिहासिक फैसला जिसमें प्रदीप को लंदन की नागरिकता दी जाती है। आज करीब 2024 में इस बात को 28 साल हो चुके हैं। प्रदीप 51 साल का हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बेटे हैं। जिंदगी उसकी खुशहाल है, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का कि उसका भाई अब इस दुनिया में है नहीं, उसका भाई जिंदा नहीं है। इत्तेफाक देखिए कि जिस एयरपोर्ट पे कभी प्रदीप लगभग अधमरी हालत में पहुंचा था, आज उसी जगह पर टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। लेकिन आज भी
अक्टूबर 96 का सफ़र उसे जब याद आता है तो वो कहता है कि उसे रातों में नींद नहीं आती और उसकी रूह कांप जाती है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये लाइनें भी इसी रश्मि रति महाकाव्य की। और अब तक अगर आप इस लाइन का मतलब नहीं समझे हैं तो खुद को प्रदीप की जगह पर रख कर देखिए। अब हमारा तो यही काम है कि हम आपको ऐसे क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन लगता है कई बार कि जो कभी नहीं हो सकता वो भी हो जाता है। तो ये थी आज की अनपेक्षित और एक अनसुनी कहानी। अब आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे खास बात, इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अब इजाज़त दें, अनसुनी दास्तान में इसी तरह आपके साथ में कहानी और किस्सों के साथ हाजिर होते रहेंगे, आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद और जय हिंद।